दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में नए लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, और हिंदी व्याकरण में आज हम कवर करने वाले हैं संपूर्ण स्वर। स्वर से जितने भी सवाल बन सकते हैं आज आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्या पूछा जाता है, जैसे मूल स्वर क्या होता है, एकल क्या होता है, संधि स्वर क्या होता है, हरस स्वर, दीर्घ, प्लुत क्या होता है, विवृत स्वर जहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो विवृत हो गया, अर्धविवृत हो गया, संवृत हो गया, अर्ध संवृत हो गया, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये भी चर्चा करेंगे। वर्तुलित स्वर या फिर अवर्तुलित स्वर किसे कहते हैं, इनको वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से कंठ तालव्य स्वर, कंठोष्ठ स्वर, कंठस्य स्वर, तालव्य स्वर, मूर्धन्य हो गया, ओष्ठ हो गया, शिथिल हो गया, मध्यम हो गया, दृढ़ हो गया, सजाती हो गया, विजाती हो गया, न जाने क्या 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 कहा जाए भाई। क्या सर आप एक ही दिन में पढ़ा देंगे? दिन में नहीं, कुछ मिनटों में पढ़ा देंगे। अरे हिंदी के बारे में तो जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, बाद में चर्चा पर चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए ना। चलिए, पहला सवाल है आपके सामने, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं दोस्तों, जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन, ठीक है, तो आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता ना पड़े उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर में संयुक्त स्वर भी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे स्वर में। स्वर कई प्रकार के होते हैं, आप मान के चलिए 7-8 टाइप के स्वर आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें से ये पहला टाइप आपके सामने है, ये टाइप 1 है। ठीक है, टाइप 1 किस आधार पे दोस्तों? तो कह रहा उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं। ये कैसे? जैसे अगर मैं पूछूं कि मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं, तो कोई कहेगा सर पाप पुण्य के आधार पर दो टाइप के मनुष्य होते हैं, या तो पापी होगा या तो पुण्य करने वाला होगा। ठीक है, कोई कहा नहीं सर सदाचारी दुराचारी, कोई कहा नहीं सर आदमी होगा औरत होगा, लिंग के आधार पर। किसी ने कहा सर गोरा होगा काला होगा, किसी ने कहा छोटा होगा लंबा होगा, किसी ने कहा मोटा होगा पतला होगा। ऐसे कितने भेद होते हैं, सोचो ना। तो सब मनुष्य के भेद हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। उसी तरह से स्वर के भी कई भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, जो आपके सामने लिखा है। क्या? मूल स्वर या एकल स्वर, और दूसरा भेद क्या होता है दोस्तों? संध्य स्वर या संधि स्वर। ठीक है, संधि मतलब होता है दो चीजों के योग से कुछ निर्मित हुआ होगा। तो यहां पर जो मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर कितने दोस्तों? कुल 4 प्रकार के हैं। संधि स्वर कितने दोस्तों? कुल 7 प्रकार हैं। ठीक है, तो वो 4 प्रकार कौन कौन से दोस्तों जो मूल स्वर में आते हैं? तो सबसे पहले लिखिएगा दोस्तों अ। ठीक है, अ के बाद याद रखेगा ई के बाद याद रखेगा ऊ के बाद याद रखेगा री। तो याद रखेंगे ये अ, ई, ऊ और री, ये जो 4 दिए हैं दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं? मूल स्वर है। ठीक है, ये मूल स्वर है। उसी तरह से संधि स्वर किसे कहते हैं? तो संधि स्वर में आता है आ, संधि स्वर में आता है बड़ी ई, संधि स्वर में आता है बड़ा ऊ, संधि स्वर में आता है ए, संधि स्वर में आता है ऐ, संधि स्वर में आता है ओ, संधि स्वर में आता है औ। अब गिनती करिए कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया ना। हो सकता है कि बच्चे के मन में आ जाए कि 7 तो आपने बता दिया, लेकिन कैसे संधि स्वर है? तो देखिए, आ का निर्माण 2 चीजों से होता है, अ धन अ धन अ मिलकर क्या बना देता है? आ बना देता है। उसी तरह से ई का निर्माण भी 2 से होता है, छोटी ई धन छोटी ई, ये मिलकर ई बना देती है। उसी तरह से ऊ का निर्माण 2 से होता है, छोटा ऊ धन छोटा ऊ। उसी तरह से ए का निर्माण किससे होता है? 2 से मिलकर होता है, किससे किससे? तो अ के साथ जब ई मिल जाता है। उसी तरह से ए का निर्माण किससे होता है? जब अ के साथ ए मिल जाता है। ओ का निर्माण किसने होता है? जब अ के साथ ऊ मिल जाता है। अ का निर्माण कैसे होता है? जब अ के साथ ओ मिल जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों किस किस चीज का निर्माण किससे हुआ है, मैंने वो भी आपको बता दिया। तो अगर आप इतना जानते हैं ना, तो कभी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, परीक्षा में भी दोस्तों ऐसे ही पूछता है आपसे। ठीक है, इतनी चीजें याद हो गई ना, आराम से पढ़ते जाओ। ठीक है, बहुत लंबी क्लास नहीं, छोटी क्लास है, संपूर्ण स्वर पे चर्चा करेंगे। एक सवाल परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जितना है व्याकरण और संपूर्ण व्याकरण में आपके दिमाग में डाल दे रहा हूं। ठीक है, अगला सवाल सुनो। जब कभी दोस्तों आप मात्रा के आधार पर पढ़ते हैं या फिर उच्चारण स्थान के आधार पर, तब आप पढ़ते हैं कि स्वर के 3 भेद हो जाते हैं। हरस्व स्वर भी इसी को कहा जाता है, या फिर इसे कहा जाता है एक मात्रिक स्वर। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें एक ही मात्रा का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से जो दीर्घ स्वर होता है ना, यहाँ द्विमात्रिक कहा जाता है, यहाँ 2 मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और जो प्लुत होता है ना, इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, तो तीनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा
ह्रस्व स्वर को प्राथमिक स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, छोटा स्वर कहते हैं, ये सब जो पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो जो पीछे आपने 4 पढ़ा ना, क्या क्या पढ़ा दोस्तों उन 4 में? आपने पढ़ा था अ, आपने पढ़ा था ई, आपने पढ़ा था उ और आपने पढ़ा था री। तो ये जो 4 थे इन्हीं को ह्रस्व भी कहा जाता है, ठीक है, ह्रस्व या मूल। और उसी तरह दीर्घ या संधि स्वर में आपने जो 7 पढ़ा वो 7 यहां पर आ जाएंगे। 7 कौन कौन से थे? तो बड़ा अ का बड़ा क्या हो जाएगा आ, ई का बड़ा क्या हो जाएगा बड़ी ई, ऊ का बड़ा क्या हो जाएगा बड़ा ऊ। फिर इसके बाद क्या आ जाता है दोस्तों? ए आ जाता है, ए आ जाता है, ओ आ जाता है और औ आ जाता है। तो ये टोटल संख्या कितनी हो गई? 7। उसी तरह से प्लुत स्वर, इसको याद रखेगा वैदिक स्वर भी कहते हैं। अब इसका प्रयोग नहीं होता है, ज्यादातर इस तरह के शब्दों का प्रयोग या तो रोने में होता है, रोने में होता है, या फिर क्या होता है दोस्तों? चिल्लाने में होता है, ठीक है। किसमें? रोने, चिल्लाने या फिर पुकारने, किसी को पुकारने में, ठीक है, इसका प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं हाँ, तो ये क्या हो गया? इसमें प्लुत स्वर आता है, ओ। यहां पर क्या है? प्लुत स्वर आ जाएगा, ठीक है। तो प्लुत स्वर का जो अभी एक मात्र उदाहरण आपके सामने है वो क्या है दोस्तों? ओम, ठीक है। ये जो है दोस्तों ये प्लुत स्वर है, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, लेकिन एक ही वर्ड है तो याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये पढ़ लिया। तो सबसे शुरू में क्या आपने पढ़ा दोस्तों? पहला प्रकार पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा पढ़ा उच्चारण के आधार पर। उत्पत्ति हो गया और उच्चारण हो गया, उच्चारण मात्रा एक ही साथ है। जो तीसरा प्रकार है दोस्तों, जो तीसरा प्रकार है वो है दोस्तों ओष्ठ की आकृति के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठ की, जो आपका ओठ है ना उसकी आकृति, उसकी बनावट कैसी होती, उस आधार पे दोस्तों इसके 2 भेद होते हैं। या तो दोस्तों वर्तुलित होगा या अवर्तुलित होगा, ठीक है। तो अवर्तुलित को ही याद रखेगा अवृत्तमुखी बोलते हैं, और जो दूसरा होता है दोस्तों यहां वर्तुलित हो जाएगा। देखिए वर्तुलित को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्तुलित को क्या कहते हैं? वृत्तमुखी कहते हैं, या फिर इसे विवृतमुखी भी कहते हैं, या गोल कहते हैं, या फिर ओष्ठ कहते हैं। कई सारे नाम है, ये एक ही जवाब है, इसका कोई अलग अलग जवाब नहीं है, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं दोस्तों कि क्या क्या आता है। देखिए यहां पर एक शब्द दिया है अवृत, क्या दोस्तों? अवृत। और यहां पे एक शब्द दिया है वृत्तमुखी। वृत्त मतलब क्या होता है दोस्तों? वृत्त का मतलब क्या होता है? वृत्त का मतलब होता है गोला। ये क्या हो गया दोस्तों? यही तो वृत्त है। वृत्त, वृत्त मतलब हो जाता है गोला ना। तो जब कभी मुख से दोस्तों गोल आकृति बन जाए, ओ, ठीक है, तब क्या हो जाएगा दोस्तों? वो सारे शब्द किस में आएंगे? वृत्तमुखी में आएंगे, ठीक है। लेकिन जहां पर ना हो, तब जहां पर गोल आकृति ना बने वो सब अवृत्तमुखी में आ जाएंगे। तो अवृत्तमुखी में सबसे पहले याद रखेगा यहां पर पहला शब्द होता है आ। क्या होता है दोस्तों? आ। जनरली बच्चे सोचते हैं कि आ बोलने में मुख गोल होता है, जबकि ऐसा है नहीं। आ बोलने में कभी भी मुख गोल नहीं होगा। उसी तरह से जब आप ई का उच्चारण करेंगे तो ई में वोट कहां गोल होता है? तो लंबा हो रहा है ना। तो याद रखेगा ई के साथ चाहे ई दोनों कर लीजिए। अच्छा मैं कह रहा हूं कि क्यों ना हम लोग शुरू से करते चलें, आ से करते चलें। तो याद रखेगा दोस्तों अ को हम कहीं नहीं शामिल करते हैं, हम अपनी कहानी को हमेशा आ से शुरू करते हैं। तो आ के बाद ई के बाद बड़ी ई के बाद बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ बोलते समय हमेशा क्या होता है? ये ओठ गोल हो जाता है। देखिए ऊ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पे ये गोल हो गया, इसलिए उ यहां पे आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है री। तो री का उच्चारण भी दोस्तों ई के समान है, री तो ई के समान है, ठीक है। इसी तरह से ए भी यहीं पे आ जाता है, ए और ए भी यहीं पे आ जाता है। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये संख्या हो गया 6। उसी तरह से नीचे वाला पढ़ेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? इनकी संख्या हो जाती है 5। कितनी होती है? 5। कैसे कैसे? 2 हमने लिख दिया, 3 और लिखना है। कौन कौन सा आ जाएगा दोस्तों? याद रखेगा ओ आ जाता है, औ आ जाता है, और इसके अलावा ये वाला जो औ पढ़ते हैं ना औ, इसमें भी मुख गोल हो जाता है दोस्तों। तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में ये होता है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बखूबी आपको समझा पा रहा हूं, पता नहीं समझा भी पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि नहीं चीजें आपको समझ में आ रही है ना। तो ये आप याद रखिए। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर का विभाजन कितना होता है वो मैंने आपको बताया। जब आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों तब यहां जिह्वा के आधार पर आप पहुंचेंगे। तो सब ये हो जाएगा आपका चौथा प्रकार। ये कौन सा प्रकार दोस्तों? ये जिह्वा के आधार पर, ये हमारा चौथा प्रकार है। सबसे पहले हमने पढ़ा किसके आधार पर दोस्तों? किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। फिर पढ़ा उच्चारण या मात्रा के आधार पर। फिर पढ़ा दोस्तों ओष्ठ की आकृति के आधार पर। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं जिह्वा के आकार
पर, ठीक है। तो देखिए ये जीभ का सबसे आगे का हिस्सा है, इसलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, इसके जिस वर्ड के उच्चारण में दोस्तों जीभ का अगला हिस्सा काम करे उसे कहते हैं अग्रस्वर, ठीक है। ये दोस्तों जीभ के मध्य वाला हिस्सा है और उसी तरह से जीभ के पीछे का हिस्सा है, तो इसे हम कहते हैं पश्च स्वर। तो हमने यहां पर क्या कर दिया दोस्तों, पश्च को ऊपर रख लिया क्योंकि यहां जीभ ऊपर की तरफ नजर आ रही है, ठीक है। तो पश्च स्वर में कौन कौन से आते हैं, पश्च स्वर में देखिए आता है आ, सबसे आसान है मध्य स्वर, पहले इसी को याद कर लीजिए। मध्य स्वर में याद रखिए केवल और केवल अ आता है, ठीक है। अ कहां आता है, ये मध्य स्वर में आता है, ठीक है। आ कहां आता है दोस्तों, ये पश्च स्वर में आता है, ठीक है। आप बोल के देखिए आ, तो आवाज अंदर की तरफ से आएगी, जब आवाज आगे की तरफ से आए तब जवाब आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आ के बाद ई आएगा, ई दोस्तों होता है अग्र स्वर में, ई तो आगे से, ठीक है, ई और बड़ी ई, ठीक है, ई और री, ठीक है, ये एक साथ हो जाएगा। इसी तरह से ऊ, ठीक है, उ कहां हो जाता है दोस्तों, पुनः ये पश्च स्वर से होता है, इसलिए यहां पर आ जाता है। इसी के बाद आता है दोस्तों ए यहां पे आ जाता है, और यहां क्या आ जाता है दोस्तों, ओ और इसी के साथ साथ जो औ बोलते हैं दोस्तों वो भी यहीं पे आ जाता है। तो अब आप संख्या काउंट करें कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 3 6। तो याद रखेगा ये पश्च स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 6 होती है। मध्य स्वरों की संख्या कितनी होती, 1 होती है। और इसमें कितनी होती है दोस्तों, तो 5 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 6 5 11 1 12, ठीक है। यहां पर क्या है ना, ये वाला आ गया, नहीं तो वैसे आप देखेंगे स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के कुल 11 भेद होते हैं, ठीक है, 11 होते हैं। यहाँ 12 इसलिए है कि इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाने वाला। ये आ जो है दोस्तों, ये जनरली इंग्लिश में, जैसे हमने कहा हॉस्पिटल, कॉफी, टॉफी, तब दोस्तों इस तरह के औ का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके बारे में परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से आ गया समझ में ना, ये आप ध्यान दीजिएगा, यही सवाल है, ऐसे ही पूछे जाते हैं सवाल। कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है ना, आना चाहिए समझ में कुल मिला जुलाकर, और इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या दे रहा है, ये देखिए, ठीक है, 4 प्रकार हो गया था, ये हमारा 5वां प्रकार है। 5वां प्रकार दोस्तों मुखाकृति के आधार पर। इसके पहले हमने पढ़ा था दोस्तों ओठ के आकार पर, ओष्ठ के आकार पढ़ा था कि जिस तरह का ओठ होगा, ओठ में हमने पढ़ा था वर्तुलित और अवर्तुलित, या फिर वृत्तमुखी या अवृत्तमुखी पढ़ा था। यहां पर दोस्तों सीधे सीधे किसकी बात आ रही है, मुखाकृति की बात आ रही है। और इसमें कुल 4 चीजें होती हैं, विवृत स्वर होता है, अर्धविवृत स्वर होता है, समृत स्वर होता है, अर्धसमृत स्वर होता है, ठीक है। यानी मुंह बंद, मुंह खुला, आधा बंद और आधा खुला, ठीक है, यही होता है। तो जो विवृत स्वर होता है दोस्तों, इसमें क्या आता है, इसमें हमेशा याद रखिए जो आ होता है ना, आ, क्योंकि आ में क्या होता है, आप बोल के देखिए, मुंह बंद करके बोलिए आ, करिए, उच्चारण नहीं होगा, मुंह खोलना पड़ेगा, आ, पूरा मुंह खुलता है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो विवृत होता है ना, इसे हम कहते हैं ओपन, ठीक है, ओपन। ओपन में क्या होता है, पूरा का पूरा मुंह क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो आ के उच्चारण में बोलिए आ, तो अन्य वर्णों की अपेक्षा इसके उच्चारण में ज्यादा मुख खोलना पड़ता है, तो ये हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से जब आप समृत में आते हैं दोस्तों, समृत स्वर में आते हैं, तो समृत का मतलब होता है क्लोज। क्या होता है दोस्तों, क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद। और क्या बंद हो जाएगा, हम तो बात कर रहे हैं मुख की ना, तो यहां मुख बंद होने की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, याद रखेगा जो छोटी ई होती है, देखिए ई, अब ज्यादातर मुंह बंद होता है, ठीक है, ई, कहां मुंह खुला है, कहां जीभ दांत दिख रहा है, ठीक है। तो चाहे ई हो जाए, चाहे बड़ी ई हो जाए, चाहे री हो जाए, ठीक है, चाहे री हो जाए, चाहे ऊ हो जाए, चाहे बड़ा ऊ हो जाए, इन सब के उच्चारण में दोस्तों मुख का कम हिस्सा खुला होता है। इसलिए दोस्तों ये सभी क्या कहलाते हैं, समृत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये सभी समृत स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अर्ध समृत में दोस्तों कौन कौन से आते हैं, अर्ध समृत में, तो अर्ध समृत मतलब आधा खुला, ओपन दिया ना, और अर्ध मतलब हाफ ओपन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, इसे हम कहते हैं हाफ ओपन। क्या कहते हैं, आधा खुला होता है। जैसे अ बोलते हैं, आ बोलेंगे तो ज्यादा खुलना पड़ेगा, आ ज्यादा खुला, अ आधा खुला, ठीक है। तो अ में आधा खुलता है। इसी अ से दोस्तों अय भी बनता है ना, अय सुने कि नहीं आपने, अय कैसे बनता, अ धन ए बराबर अय हो जाता ना। याद रखें मैंने पीछे पढ़ाया अभी आपको कि अय का
अय का निर्माण कैसे हुआ, अ और किसके मिलने से, यही बता देता हूं आपको। इसका निर्माण किससे हुआ, तो अ के साथ जब ए मिलाते हैं तब क्या बन जाता है दोस्तों, अय बन जाता है। तो अय में भी दोस्तों कम मुख खोलना पड़ता है, इसी तरह से औ में भी कम मुख खोलना पड़ता है, औ इसी तरह से अ में भी कम खोलना पड़ता है। ये जो अ है दोस्तों, इसका निर्माण किससे हुआ है, इसका निर्माण हुआ अ और ओ से, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह अर्ध समृद्ध जो होता है इसे हम कहते हैं हाफ क्लोज, क्या कहते हैं, हाफ क्लोज नाम देते हैं। इसमें क्या होता है, आधा खुलना और यहां होता आधा बंद, ठीक है, ये होता है। और आधा बंद सिर्फ दो केस में होता है, या तो ए की केस में या तो ओ के केस में। ए का निर्माण किससे होता है दोस्तों, जब अ के साथ ई का इस्तेमाल करते हैं, और ओ का निर्माण दोस्तों किससे होता है, जब अ के साथ उ का इस्तेमाल करते हैं, छोटा उ, तब ओ बनता है, ठीक है। तो ये हो जाता है दोस्तों अर्ध समृद्ध। आज की क्लास अगर आपने देख लिया और ये नोट्स बना लिया तो चाहे भारत का कोई भी एग्जाम दे दो भैया, आपको पता है चाहे जितने भी महान जो है लेखक रहे हों, इससे ज्यादा कहीं कुछ है ही नहीं। स्वर का विभाजन ही इससे ज्यादा नहीं है, जो मैक्सिमम है वो अपनी एक क्लास में पढ़ा रहा हूं। इस तरह से ना कभी कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। और हिंदी के मामले में तो आप वैसे भी जानते हैं, हिंदी छोड़िए भाई, कभी नितिन सर की जीएस की क्लास करके देखिए। जीएस में दोस्तों 200-250 लेक्चर पढ़ा चुका हूं। आप आइए, इस समय सीरीज चल रही नहीं, उसको ज्वाइन करिए, मजा खूब आएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। कहानी यहाँ समाप्त नहीं हो रही, अभी तो कहानी चली रही है। कितने प्रकार हम लोगों ने पढ़ा, 5 प्रकार। ये छठा प्रकार है दोस्तों। छठा प्रकार है दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा था उच्चारण या मात्रा के आधार पर, लेकिन यहां उच्चारण स्थान की बात कर रहा है, यहां अलग दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मात्रा के आधार पर जब आपने पढ़ा था तो आपने पढ़ा था एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, जिसके अंतर्गत आपने मूल पढ़ा था, ह्रस्व स्वर पढ़ा था, दीर्घ स्वर पढ़ा था और प्लुत स्वर पढ़ा था, ठीक है। जब हम उच्चारण के स्थान पर देखते हैं, जब हम उच्चारण स्थान नहीं बोलते हैं, जब हम बोलते हैं मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, एक होता है दोस्तों ह्रस्व स्वर, एक होता है दोस्तों दीर्घ स्वर, और एक हमने पढ़ाया आपको प्लुत स्वर, जिसमें रोने चिल्लाने वाली बात मैंने बताई, ठीक है। तो ये याद रखेगा दोस्तों, ये मात्रा के आधार पर था, ठीक है, या फिर उच्चारण के आधार पर। ये उच्चारण स्थान के आधार पर पूछ रहा है, तो उसमें भी होता दोस्तों, जैसे आप क ख ग घ पढ़ते हैं तो क ख ग घ आपके कंठ से उच्चारित होता है, लेकिन वो व्यंजन है। आज की क्लास हम स्वर पर आधारित है, इसके बाद जो क्लास देंगे वो व्यंजन पर आधारित होगा। तो स्वर में दोस्तों कंठ स्वर में कौन कौन सा आ जाएगा, तो जैसे जब आप बोलते हैं अ, क्या क्या बोलते हैं दोस्तों, जब आप बोलते हैं अ और आ, तो इसमें दोस्तों क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे ये कंठ स्वर का एग्जाम्पल है। इसी तरह जब ई करते हैं तो ये किसका उच्चारण हो जाता है दोस्तों, ये तालव्य का उच्चारण हो जाता है, तालव्य स्वर का। तो याद रखेंगे ये ई हो गया और ये बड़ी ई हो गया, ये तालव्य का हो जाएगा। इसी तरह से मूर्धन्य में क्या आता है दोस्तों, मूर्धन्य में सिर्फ और सिर्फ री आता है, ठीक है। इसी तरह ओष्ठ में क्या आता है दोस्तों, तो ओष्ठ में उ आता है और बड़ा उ आता है। अब आप कहेंगे सर ए ऐ ओ औ ये कहां चला गया, आएगा, उसका भी नंबर आएगा, ठीक है। अभी तो आप इसको जानिए, ठीक है, क्योंकि ए ऐ ओ औ ये जो चारों होते हैं इनको संयुक्त वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुक्त वर्ण। तो उसको मैं अलग टॉपिक में रखा हूं। देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर संयुक्त वर्ण, ठीक है। क्या दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर संयुक्त स्वर, वर्ण मत कहिए, संयुक्त स्वर कहिए, ठीक है। संयुक्त स्वर जो होते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका निर्माण जो होता है दोस्तों ये दो के योग से होता है। जैसे कंठ तालव्य, जहां कंठ और तालु दोनों मिलता है, कंठ मतलब अ, कंठ मतलब अ, तालु मतलब दोस्तों ई, और अ ई मिलकर क्या बना देते हैं दोस्तों, ए बनाते हैं ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कंठ तालव्य कहलाता है। ये तो कंठ तालव्य कहलाता है। इसी तरह से मैं थोड़ा मिटा के फिर से लिखना चाहूंगा, ठीक है, जगह कम है इसकी वजह से, ठीक है। हमने क्या बताया आपको, कंठ तालव्य ना, हमने कहा दोस्तों जब अ के साथ क्या मिलाते हैं दोस्तों, ई मिलाते हैं, तो निर्माण क्या होता है दोस्तों, अ का निर्माण होता है। यहां पर जो अ है ये किसको डिनोट करता है, अ को आपने पीछे पढ़ा कि अ को कंठ कहा जाता है। ई किसको डिनोट करता है, आपने पढ़ा पीछे, ई जो होता है दोस्तों, ई तालव्य कहलाता है। पीछे आपने पढ़ा ना, तालव्य कहलाता है। तो यहाँ कंठ और तालव्य मिल जाएंगे तो क्या बनाएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ ऊपर, हम सीधे सीधे पढ़ रहे हैं कंठ तालव्य, इसका नाम ही कंठ तालव्य है, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, जब कभी अ के साथ ए मिला देंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ बड़ी ई नहीं रखना है,
कई बच्चे जिनको नहीं पता होता बड़ी ही कर देते, बड़ी ही नहीं करना है, ए करिएगा तो अ के साथ ए मिला देंगे तो अपने आप पे अय बन जाएगा। इसको भी कंठ तालव्य कहा जाता है। उसी तरह से कंठोष्ठ में क्या हो जाता है दोस्तों, कंठोष्ठ में हो जाता है अ के साथ जब उ मिलाते हैं, कैसे देखिए अ क्या है दोस्तों, अ को तो कंठ कहा जाता है और उ क्या हो जाता है, यहां पर उ होता है ओष्ठ, ठीक है। उ कैसी ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है। देखो ना मैंने पीछे पढ़ाया, देखो उ क्या है, ओष्ठ है और अ क्या है, कंठ है। तो कंठ और ओष्ठ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ बन जाएगा। तो इसी से क्या निर्मित हो जाता है दोस्तों, ये निर्मित हो जाता है ओ। तो जो ओ शब्द है कंठोष्ठ है। उसी तरह से दोस्तों जब कभी अ के साथ ओ लगा देते हो डायरेक्ट, यहां बड़ा ऊ नहीं लगाना है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां औ बन जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह से दोस्तों ये कंठ तालव्य और कंठोष्ठ ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, हालांकि ये उच्चारण स्थान के आधार पर देखे जाते हैं, ठीक है। अगला सुनिए, अगला दे रहा दोस्तों जाति के आधार पर। जाति के आधार पर दोस्तों स्वर के दो भेद होते हैं, या तो सजाती होते हैं या तो विजातीय होते हैं, मतलब अपने जात वाले और दूसरे जात वाले। तो अपने जात वाले कैसे, जैसे अ के साथ आ जो लिखते हैं ये दोनों एक जाति के हैं, ठीक है। आ का निर्माण कैसे होता, अ में अ जोड़ दोगे तो आ बन जाएगा, इसलिए दोस्तों इनको एक जाति का कहा जाता है। इसी तरह दोस्तों ई के साथ जो बड़ी ई लिखी रहती है इसको भी एक जाति का कहा जाता है। ऊ के साथ दोस्तों बड़ा ऊ लिखा रहता है, इसको भी एक जाति का कहा जाता है, ठीक है। ये सब एक जाति वाले हैं, लेकिन याद रखेगा ए को एक जाति वाला नहीं कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें दूसरे जाति के लोग भी आ गए। ए मिलकर थोड़े बना है, अ के साथ ई मिलकर ए बना है, ठीक है, इसलिए इनको विजाति कहा जाता है। उसी तरह से ओ के साथ जो अ का इस्तेमाल करते हैं ये दिखने में केवल एक साथ लगते हैं, एक जात वाले नहीं हैं, ये विजाति हैं, ये एक जात के है ही नहीं भाई, ये दूसरी जात के हैं। आप देखिए ना यहां पर देखिए ओ कैसे बना, अ के साथ वो मिला तो दूसरे जात वाले ने मिलकर निर्माण कर रहे हैं, तो इसीलिए दोस्तों इनको विजाति कहा जाता है। तो स्वर के कुल इतने ही भेद होते हैं, ठीक है। अच्छा हमने पीछे लिखा नहीं ना, ये कितने, ये 6 टाइप का था और ये हमारा 7वां टाइप हो गया। कौन सा टाइप है दोस्तों, ये हमारा 7वां टाइप हो गया। तो कुल 7 प्रकार के होते हैं, इनको याद रखेगा। एक और है यहाँ पे जो दे नहीं रहा है, यहाँ पे मुझे लगता है, अच्छा है तो हम भी कहें कि कैसे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। चलिए 7 प्रकार का हो गया ना, 8वां टाइप है दोस्तों। 8वें टाइप में आप जानिए मुख की मांसपेशियों के आधार पर, मुख की जो मांसपेशियां होती हैं उन मांसपेशियों के आधार पर भी इसका विभाजन किया गया है। ये हमारा क्या दोस्तों, ये 8वां प्रकार है, जिसमें कहा गया दोस्तों शिथिल स्वर, मध्यम स्वर और दृढ़ स्वर। मैं आपको एक लाइन में बताऊं क्या होता है, सुनिए। यहां पर किसकी बात हो रही दोस्तों, यहां पर बात हो रही मुख की। किसकी बात हो रही दोस्तों, यहां पर किसकी बात हो रही है, यहां पर मुख की बात हो रही है, ठीक है। वाह सर आपकी ड्राइंग भी तो बड़ी अच्छी है, ठीक है, अरे अच्छी है कोई बात नहीं। सुनिए ये जो मुख की बात हो रही है दोस्तों, जब कभी अब पूरे फेस की, केवल ओठ की, अभी तो मैंने ओठ बनाया ना, इसके पीछे पूरा मुख बनाना पड़ता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो मुख याद रखिए, मुख से आप मामला समझिए मांसपेशियों से, ठीक है। मुख की मांसपेशियां लिख दूं, ऐसे नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। मुख की मांसपेशियां, ठीक है, मुख की मांसपेशियों में, ठीक है। यदि क्या रहे दोस्तों, यदि कम तनाव रहे, क्या रहे दोस्तों, कम तनाव रहे, तो कम तनाव को ही क्या कहते हैं दोस्तों, कम तनाव को ही क्या कहते हैं, शिथिल स्वर कहते हैं। यदि थोड़ा तनाव रहे, थोड़ा तनाव, ठीक है, थोड़ा तनाव अगर रहता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं मध्यम स्वर। क्या कहते हैं, मध्यम स्वर। अगर अधिक तनाव रहे तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अधिक तनाव, ठीक है। अधिक तनाव रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ स्वर। कहने का तात्पर्य है भैया, कहने का तात्पर्य है कि मुख की मांसपेशियों में तनाव आता है। क्यों तनाव आता है, जब किसी वर्ण का उच्चारण किया जाएगा तो सिंपल सी बात है तनाव तो आएगा, और उस तनाव की हम बात कर रहे हैं। तो जहां कम तनाव है वो कौन कौन से हैं जरा वो समझ लीजिए, ठीक है। कम तनाव में आते हैं दोस्तों कौन कौन से, एक तो आता अ, एक तो आता है ई और दूसरा आता उ। याद रखेंगे अ ई उ ये सबसे कम तनाव वाले हैं, क्योंकि एक ही मात्रा इसमें और कुछ है नहीं, इसलिए इसमें तनाव कम होता है। इसी तरह से याद रखेगा जो थोड़े तनाव वाले होते हैं इसमें आता है ए और ओ, ये भी कम तनाव वाले हैं। लेकिन जो अधिक तनाव वाले होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों, जैसे आपने कहा आ, तो पूरा मुख खोलेंगे तो जाहिर सी बात है तनाव बढ़ जाएगा। बड़ी ई, ज्यादा प्रेशर से बोलना पड़ेगा। बड़ा ऊ, इसमें भी प्रेशर ज्यादा लगेगा। अय, इसमें भी प्रेशर ज्यादा लगेगा। औ, इसमें भी प्रेशर ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाता है दोस्तों, आ हो गया, ठीक है।
ठीक है, आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और ए हो गया और औ हो गया। ज्यादातर जगह पे दोस्तों यहां पर बड़े ऊ के कई जगह शामिल नहीं करते हैं, लेकिन ये होना चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। तो कुल मिला जुला के इतनी ही बात है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। अगर इतनी चीजें आप जानते हैं तो फिर हिंदी में कुछ रुकने वाला नहीं है, ठीक है। हिंदी इंडिविजुअल की देखिए आज किताब में यहां नहीं ला पाया, ठीक है, और बहुत शानदार सी किताब है दोस्तों। इस किताब को आप खरीदे। कई बार मन में आता होगा ना, ये जो सर इतना अच्छा आपने बताया, कहां से बताया? ये किताब से बताया, अलग से नहीं। अपने मेरे दिमाग में जितनी भी बातें थी, ठीक है, आप सोचते हैं ना नितिन सर आके सब पढ़ाएं, तो सब कुछ मैंने इस किताब में लिख दिया है। इससे ज्यादा आपकी किसी परीक्षा में कुछ आएगा ही नहीं, संभावना ही नहीं आने की, ठीक है। तो इस किताब में लिख दिया गया, पूरे 624 पेज की किताब है। इस किताब में 6000 सवाल भी हैं। सवाल क्यों? अरे भाई, जो आप पढ़ रहे हो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा तो परीक्षा में सवाल आएगा तो हल कर पाओगे कि नहीं हल पाओगे? उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए एक एक चैप्टर में 200, 300, 400, 500 जहां जो जैसे चैप्टर है उस तरह के सवाल यहां दिए गए हैं, इसीलिए किताब मोटी हो गई। वरना आप मुझे बताओ ना, हिंदी की किताब वो भी 600 पेज की, ये संभव है क्या? ठीक है, तो वो इसीलिए संभव है क्योंकि इसमें 6000 सवाल है और किताब आपके लिए बड़ी शानदार, इससे शानदार किताब नहीं मिलेगी। बाकी हिंदी इंडिविजुअल का बैच है, आप केवल इतनी कल्पना करिए, जो इंसान यूट्यूब पर आकर फ्री में इतना अच्छा पढ़ा सकता है, फिर अपने पेड बैच में हम मजाक थोड़े करेंगे, ठीक है। वहां तो बच्चे में पैसा देते हैं, फिर तो हम लाइबल हैं अच्छा पढ़ाने के लिए, ठीक है। और वहां बहुत अच्छी क्लास दी गई है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस कराया गया, पूरे 3000 सवाल क्लास में हल कराए गए। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आंख मूंद कर आइए और बैच ज्वाइन कीजिए, इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा कहीं पे बैच, ठीक है। अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए, आप चाहें तो उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। आप सभी से निवेदन है, क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।